आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 जल। बच्चों, क्या आप जानते हैं पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका है। इसमें से 97% भाग महासागरों के रूप में है, 2% हिमखंडों के रूप में, 1% नदियों, झीलों, तालाबों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का उपयोग हम कुएं खोदकर या हैंडपंप आदि के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा जल वायुमंडल में जल वाष्प, कोहरे एवं बादलों के रूप में भी पाया जाता है। महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इस कारण से जल खारा हो जाता है। इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने और सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। हिमखंडों का जल शुद्ध होता है, किंतु यह मनुष्य के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। इसका उपयोग बहुत कठिन होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से बहुत कम मात्रा में जल ही मनुष्य के उपयोग के लायक होता है। 10 लीटर में से केवल 1 मिलीलीटर जल ही उपयोगी होता है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमें पानी की कितनी आवश्यकता तथा यह कितनी कम मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए पानी का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। जल सभी सजीवों के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना जल के जीवन की कल्पना संभव नहीं है। चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य या पेड़ पौधे, सबको जल की आवश्यकता पड़ती है। अगर वजन की दृष्टि से देखें तो मनुष्य के शरीर का 70% भार जल के कारण होता है। मनुष्य को रोज़ कम से कम 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल शरीर के विभिन्न प्रकार की क्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, अवशोषण तथा पोषक तत्वों के संवहन के लिए आवश्यक है। इसके अलावा शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को भी शरीर जल के द्वारा मूत्र एवं पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकालता है तथा पसीना जो है शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करता है। इस प्रकार जीवन के लिए जल अति महत्वपूर्ण है। पेयजल। पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं, परंतु सभी स्रोतों का जल पीने योग्य नहीं होता। जैसे समुद्र का पानी या झीलों का पानी, इसमें लवण तथा सूक्ष्म जीवाणु घुले रहते हैं, जिस कारण से पानी को हमेशा उबालकर या फिर किसी अच्छे फिल्टर से छानकर या इसमें ब्लीचिंग पाउडर से जीवाणु रहित करके उपयोग किया जा सकता है। हमारे देश में दूषित जल के प्रयोग से बहुत सारी बीमारियां जैसे पीलिया, दस्त, हैजा आदि होते हैं। इस आशुद्ध जल सबसे शुद्ध जल होता है। आशुद्ध जल में अशुद्धियाँ एवं लवण आदि नहीं पाए जाते। अशुद्ध जल प्राप्त करने के लिए जल को गर्म करके वाष्प में, फिर वाष्प को संघनित करके पुनः जल में बदला जाता है। आप इसे घर पर भी एक छोटे से प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा पात्र लेकर उसके बीच में एक कटोरी रख देते हैं। पात्र में इतना पानी भर दें कि कटोरी ना तैरे। अब पूरे बर्तन को प्लास्टिक से ढक कर पैक कर देते हैं तथा कटोरी के ठीक ऊपर प्लास्टिक में एक छोटा सा पत्थर रख देते। अब इसे धूप में रख देंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि कटोरी में जल की बूंदें एकत्रित होने लगेंगी। यही जल अशुद्ध जल कहलाता है।
जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर जल उबलने लगता है तथा जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर जल बर्फ के रूप में जम जाता है। इसे जल का हिमांक कहते हैं। समुद्री जल का खारापन। वर्षा का जल जब मिट्टी तथा चट्टानों से होकर वह बहता है तो वह अपने साथ कई प्रकार के खनिज लवण भी बहाकर ले जाता है, जो नदियों के साथ समुद्र में पहुंच जाते हैं और इस कारण से समुद्र का जल लवणों की अधिकता के कारण खारा होता है। समुद्र के 1 लीटर पानी में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं। ये लवण मुख्यतः सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड के रूप में होते हैं। आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जो समुद्र के जल में पाया जाता है, परंतु नमक बनाते समय शुद्धिकरण की प्रक्रिया में यह नष्ट। इस कारण से नमक बनाते समय पुनः इसमें आयोडीन आवश्यकता अनुसार मिलाया जा सकता है। लवणों की अधिकता के कारण ही समुद्र का जल कपड़ा धोने, नहाने आदि के लिए अनुपयोगी होता है। सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव्य रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है। जल बर्फ बनने पर हल्का हो जाता है और पानी पर तैरता रहता है। जल का घनत्व 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर। इसीलिए जल में डूबने पर बर्फ का 8/9 भाग जल के नीचे और 1/9 भाग जल के ऊपर होता है। इसी कारण कई बार समुद्रों में बड़े बड़े जहाज ऐसे विशाल हिमखंडों से टकराकर डूब जाते हैं। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान साबित होता है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब तापमान 0 से कम हो जाता है, समुद्र एवं झीलों के ऊपर का जल बर्फ के रूप में जमने लगता है तथा घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी के ऊपर तैरती रहती है और बर्फ ऊष्मा के कुचालक होने के कारण बर्फ के नीचे वाले जल की ऊष्मा बाहर नहीं निकलती तथा बर्फ के नीचे जलीय जीव सुरक्षित रहते हैं। कठोर एवं मृदु जल। नहाने तथा कपड़ा धोने के लिए सामान्यतः साबुन का उपयोग किया जाता है। जब साबुन जल के साथ बहुत सा झाग देता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं, और जब झाग नहीं देता तब उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं, जो साबुन के साथ क्रिया करके अविलेय पदार्थ बनाते हैं। इस कारण से पर्याप्त झाग नहीं दे पाता। जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी कठोरता, दूसरी अस्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम व कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है। जल को उबाल कर इसे दूर किया जा सकता है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुल जाने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता। जल चक्र। समुद्रों, झीलों, तालाबों का जल लगातार वाष्पित होता रहता है। पौधे, जंतु भी विभिन्न क्रियाओं के द्वारा जल को वाष्प उत्पन्न करते हैं। यह जल वाष्प वायुमंडल में एकत्रित होती रहती है। जल वाष्प हल्की होने के कारण ऊपर की ओर जाती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह का ताप कम होने के कारण यह जल वाष्प छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है तथा बादल का रूप ग्रहण कर लेती है। बादलों में जल की बूंदें पास पास आती हैं तो पानी की बड़ी बूंदें बन जाती हैं तथा वर्षा के रूप में यही गिरने लगती हैं। इस प्रकार से जल पुनः जल स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों में पहुंच जाता है और इस प्रकार जल चक्र पूर्ण होता है।
वाटर पॉल्यूशन यानी जल प्रदूषण। विभिन्न स्रोतों के जल में अनेक रासायनिक पदार्थ, मल मूत्र तथा दूसरे अवांछनीय पदार्थ जैसे कूड़ा, कच, करकट, नालियों का गंदा पानी आदि मिल जाते हैं, जिससे यह पानी घरेलू कार्य के करने योग्य नहीं रहता। ऐसे जल को प्रदूषित जल कहते हैं। जल को प्रदूषित करने वाले अनेक पदार्थ होते हैं, ये सब जल प्रदूषक कहलाते हैं। जैसा पहले है मनुष्यों के कार्यकलाप। मनुष्यों द्वारा बहुत से कार्यकलाप जल को प्रदूषित करते हैं। आपने देखा होगा प्राय आपके घरों का कचरा, सड़ी गली वस्तुएं आदि सब नदियों में फेंक दिए जाते हैं। नदियों का जल, तालाब आदि का जल जो है इन सब से प्रदूषित हो जाता है। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्तियों को जल में विसर्जित करते हैं, जिससे उनमें लगे रंगों के कारण जल दूषित होता है। अस्पतालों से फेंका गया अपशिष्ट पदार्थ, जंतुओं के मल मूत्र भी जल को दूषित करते हैं। इस जल में अनेक रोगों के जीवाणु मिल जाते हैं। इसके अलावा खेती में भी बहुत सारे रासायनिक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं, जो फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए, खरपतवार को नष्ट करने के लिए इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी घातक जहरीले पदार्थ पानी में घुल जाते हैं और नदियों तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा उद्योगों से निकलने वाला अनुपयोगी अपशिष्ट पदार्थ, रासायनिक पदार्थ नदियों तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हमारा जल दिन ब दिन प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रबंधन जल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान हमें तब होता है जब हमें यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता, जैसा कि गर्मियों के दिनों में। इसलिए पानी की प्रत्येक बूंद हमारे लिए कीमती है। हमारी गतिविधियों के कारण जल स्तर लगातार घटता जा रहा है। इसे बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। देश में जल संरक्षण की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक गाँवों में प्राचीन काल में तालाबों का निर्माण किया जाता था, जिससे जल संरक्षण किया जा सके तथा वर्षा जल को एकत्रित कर उसको आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। संग्रहण हेतु मकान के छत पर गिरने वाले वर्षा के जल को पाइप द्वारा भूमि में खोदे गए गड्ढों में पहुंचाया जाता है। यह गड्ढा उचित आकार का होता है तथा इसकी दीवारें कंक्रीट की बनी होती हैं। गड्ढे का तल कच्चा होता है, जिस पर मिट्टी, रेत की परत बिछाई जाती है। इस प्रकार भूमिगत जल के स्तर में वृद्धि होती है। इस जल को हम हैंडपंप या नलकूप द्वारा निकालकर उपयोग में ला सकते हैं। गांव में इस दिशा में ग्राम पंचायतों का योगदान महत्वपूर्ण होता जा रहा है। ग्राम पंचायतों में तालाबों की निचली सतह की खुदाई करवा देना चाहिए, ताकि वर्षा से प्राप्त जल बाहर बहने से के बजाय तल में उपस्थित छिद्रों के माध्यम से भूमिगत जल स्तर तक आसानी से पहुंच जाए। बच्चों, आपके लिए अब एक क्रियाकलाप है। आपको हाँ या ना में उत्तर देना है। पहला, क्या आप नल खुला रखकर अधिक जल द्वारा दांत और मुंह धोते तथा स्नान करते हैं? दूसरा, टपकते या बहते हुए जल को देखकर आप उसे बंद नहीं करते, आगे बढ़ जाते हैं। तीसरा, एक गिलास पानी लेकर आधा पानी पीकर आधा फेंक देते हैं। चौथा, बगीचे में शाम को जल न देकर सुबह के समय जल देते हैं। बगीचे में उस समय जल का उपयोग नहीं करते जो रसोई घर से निकलता अथवा सब्जी, फल आदि धोने के बाद प्राप्त होता है। छठवां, वाहनों को धोने के लिए बाल्टी के स्थान पर पाइप के जल का उपयोग करते हैं। सातवां, बर्तन, बाल्टी तथा टंकी में जल बाहर बहते तक भरते हैं।